गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 का जो मैथ विषय है चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। 3.1 का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया था। आज हम लोग 3.2 की जो थ्योरी है थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एक एक क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दूंगा और फिर आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा। अगर फिर भी आपसे नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख देखा था, उसका ग्राफ देखा था, ग्राफ कैसा होता है ये चीज़ हमने सीख लिया था। आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना भी जानते हैं, कैसे उसका ग्राफ आलेख खींचा जाता है। आप दो चर वाले समीकरण का जो ग्राफ होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ चुके हैं, कहाँ पर क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने भी निकाला था एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष के साथ, ठीक ना। तो पीछे की जो चीज़ें हैं, अगर आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। पीछे के वीडियो में मैंने आपको सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ कर बताया है, ऐसा कहीं भी नहीं है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले पीछे का वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और इसको कंप्लीट कीजिएगा। हमने पढ़ा है कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो एक लाइन को, एक रेखा को निरूपित करता है। कोई भी दो चर वाला समीकरण है, दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप जो होता है हमने पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यह व्यापक रूप होता था, और इसका जो ग्राफ होता था वह क्या होती थी, एक लाइन होती थी। दो चर वाला समीकरण अगर युग्म है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर दो लाइनें होंगी और उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई एक प्लेन है तो इस प्लेन में अगर दो रेखाएं आपको दी जाती हैं तो केवल तीन संभावनाएं बन सकती हैं। जो पहला जो संभावना हो सकता है कि दोनों लाइन क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। दूसरी संभावना यह बन सकती है कि दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो। और तीसरा केस ये बन सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के संपाती हो, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो, ठीक ना। ये तीन केस एक प्लेन में मिल सकता है आपको। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक। दिए गए समीकरण यहाँ पर क्या है, अगर संपाती होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों समीकरण युग्म का अनंत हल मिलता है, यानी एक्स और वाई के ऐसे बहुत सारे अनंत वैल्यू मिलेंगे जिसके लिए दोनों समीकरण क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। LHS इक्वल टू RHS आपका आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि अगर एक लाइन L1 है जिसको हमने व्यापक रूप में लिखा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है L2 A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। याद रखेंगे जो पहली लाइन है उसका जो कोफिशिएंट है A1 B1 C1 इसको अलग रखेंगे। सेकेंड लाइन के लिए हमने A2 B2 और C2 का प्रयोग किया है कोफिशिएंट के लिए। अब देखिए तो जो पहला ग्राफ है, पहला केस है, यह केस क्या कहता है, यदि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी कि एक दूसरे को काटे। अगर एक दूसरे को काटे तो पहले से हम जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट निकल कर आता है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय अर्थात केवल एक हल होता है, ठीक ना।
अगर लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो समीकरण युग्म का कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, अब देखिए L1 ये है मेरा, इसको हमने व्यापक रूप में लिखा, L2 को हमने व्यापक रूप में लिख दिया। अब एक केस और बनता है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जब लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो इन दोनों लाइनों का जो कॉफिशिएंट है, जैसे x का कॉफिशिएंट यहाँ पे A1, x का कॉफिशिएंट A2, ठीक ना, इसका जो अनुपात होगा और यहाँ y के कॉफिशिएंट का जो अनुपात होगा, आप ध्यान से देख के देखिएगा, कभी भी ये दोनों लाइनें इनका जो अनुपात होता है इक्वल टू नहीं होता है। लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, यहाँ इस केस में क्या होता है, A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू होता है B1 बटा में B2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आप जब x का कोफिशिएंट का अनुपात लीजिएगा और y के कोफिशिएंट का अनुपात लीजिएगा दोनों लाइन का, तो जो अनुपात आएगा वह एक दूसरे का बराबर नहीं आएगा। ठीक ना, तो एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता, उल्टा करके पूछेगा। क्वेश्चन में आपसे देगा कि दो समीकरण युग्म हैं, आप चेक कीजिए कि वो एक उनका हल होगा कि नहीं होगा, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। तो आपको अगर ये चेक करना है कि उस समीकरण का कैसा हल होगा तो आप केवल अनुपात निकालिएगा। अनुपात अगर दोनों का अनुपात नॉट इक्वल टू है, यानी कि इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अगर अनुपात कुछ और आता है तो उस समीकरण युग्म का देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जो सेकंड केस है आपका, यदि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के समांतर है, दो यहाँ पर लाइनें दी गई, L1 आपका दिया गया A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 जो दिया गया A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। देखिए पहला चीज, लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ठीक, एक दूसरे के समानुपाती भी नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो समीकरण युग्म का यहाँ पर जो हल होगा वो हल होगा ही नहीं, संभव कुछ मान ही नहीं मिलेगा। ठीक ना, क्योंकि हमको मालूम है कि दो समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म होता है उसका जो हल निकलता है उसका वैल्यू दोनों में पुट करने पर LHS RHS बराबर हो जाता है। लेकिन जब लाइन एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं हमको। ठीक ना, तो इस कंडीशन में जो होता है इसका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। याद रखिएगा, कोई हल नहीं होता है इस कंडीशन में। अगर रेखाएं एक दूसरे को समांतर हो तब कोई सॉल्यूशन नहीं। यहाँ पर क्या था, हमारा अद्वितीय हल मिला था। इस कंडीशन में क्या होगा, अद्वितीय हल। ठीक ना, यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यहाँ पर किसी भी तरह का हल हमको प्राप्त नहीं होगा। ठीक, हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है आप चेक कीजिएगा, तो A1 बटा में, इस कंडीशन में क्या होता है, A1 बटा में जो A2 का मान होता है वो आपका B1 बटा में B2 के बराबर होता है, लेकिन C1 बटा में C2 के बराबर नहीं होता है। याद रखेंगे, इस केस के लिए जो आपका नोट पॉइंट है याद रखेंगे कि A1 बटा में A2, ठीक, B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2। अगर ऐसा कंडीशन आपको मिलता है दो समीकरण के लिए तो आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, उसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा केस बनेगा कि यदि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के समानुपाती हो, यानी कि एक दूसरे पर स्थित हो, आश्रित हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है आप चेक कीजिएगा, तो पहला लाइन इसी पर, दूसरा लाइन इसी पर है, तो जो पहला लाइन दूसरा एक ही बिंदु, एक ही लाइन पे जब है तो हर पॉइंट दूसरे का पॉइंट होगा। ठीक ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हर एक बिंदु क्या होता है दोनों समीकरण का सॉल्यूशन में तो हल बन जाता है। तो जरा सोचिए कि हर एक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, हर बिंदु का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, x y का मान जो भी आएगा वह क्या होगा, दोनों समीकरण में सेटिस्फाई करेगा, और दोनों समीकरण में सेटिस्फाई करेगा तो इस पर कितनी बिंदुएं हो सकती हैं, तो एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं, यानी कि इसका जो हल होगा कितना हल होगा, अनंत हल होगा इस कंडीशन में, जब रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती हो तब। और जो इसमें जो केस बनता है आपका वो हो जाता है A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जब हम अनुपात लेते हैं कोफिशिएंट का दोनों समीकरण का तो क्या हो जाता है, सब आपका बराबर आता है। ठीक ना,
तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कभी यहाँ से इधर की तरफ पूछेगा और कभी ऊपर से नीचे की तरफ आपको लेकर आएगा। आपको जो क्वेश्चन देगा बुक में, ध्यान से देखिएगा, उसमें यही देगा कि दिए गए समीकरण युग को आप पहले चेक कीजिए कि वह समपाती है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर रेखाएं हैं। आपको इन सब चीज़ों को चेक करना है, समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है। तो आप क्या कीजिए, उनका रेशियो निकालिएगा, दोनों समीकरण का A1 A2 B1 B2 करके अपना रेशियो निकालिएगा। अगर रेशियो आपका इस तरह का आता है तो प्रतिच्छेद करेगा, एक हल होगा। अगर A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, समानांतर होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। और तीसरा जो केस है, अगर तीनों बराबर हो जाए अनुपात, तो इसमें क्या होता है, अनंत हल होता है। अब देखिए, अब जो यहाँ से एक और चीज पूछा जाता है आपसे, एक है संगत और असंगत टर्म। संगत और असंगत दूसरा टर्म आपको यहाँ से पूछा जाता है, इसी में समझ लेना है इसको कि एक संगत और असंगत क्या होता है। अगर संगत और असंगत को मैं बताऊं, संगत और असंगत को मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, संगत और असंगत में जो अगर समीकरण का हल होता है, अगर समीकरण युग्म का आपको हल मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि संगत समीकरण है। अगर समीकरण युग्म का हल आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप उसको बोलते हैं असंगत है, विरोधी है। ठीक ना, सबसे पहले समझ लीजिएगा संगत का मतलब क्या होता है। अगर समीकरण युग्म का आपको हल मिल गया तो आप बोलेंगे संगत समीकरण है। अगर हल नहीं मिलता है तो असंगत कहलाएगा। ठीक, जैसे देखते हैं पहले कंडीशन में क्या था, इसमें क्या था, समीकरण युग्म का एक हल हमको मिल रहा था। अगर समीकरण युग्म का यहाँ पे एक हल है तो यह जो समीकरण कहलाएगा कैसा कहलाएगा, संगत कहलाएगा। दूसरी बात, आप संगत को एक दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं, ये संगत कहिए या फिर अविरोधी कहिए, यह एक दूसरे का विरोधी नहीं है, यानी कि इसका एक कुछ ना कुछ हल है। संगत या अविरोधी दोनों एक ही चीज हुआ। यहाँ पर समीकरण का इस केस में हल मिल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई सोल्यूशन नहीं है यानी कि यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, असंगत कहलाएगा, और या इसको हम कहेंगे विरोधी, असंगत या विरोधी समीकरण युग्म, असंगत या विरोधी समीकरण युग्म। ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सब कुछ? समझ में आ रहा था, चलिए जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपकी मर्जी। हाँ, तीसरा केस है, इस केस में क्या होता है, समीकरण के तो अनंत हल होते हैं, तो अनंत हल हो चाहे एक हल हो, अगर हल है तो संगत है। यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण संगत या अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक ना। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, कभी कभी यहाँ पर इस केस के लिए आश्रित का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपाती होती हैं। आप इसको अब समझ चुके हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक ना, और फिर आपको मैं अभी इसका जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन देखता हूँ, क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको। देखिए, प्रश्नावली 3 पॉइंट शुरू करने से पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उदाहरण के जितने भी प्रश्न होंगे पहले आप उसको बना लीजिएगा, फिर आप प्रश्नावली पर चलिएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया है 3.2 में, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको यहाँ पर और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको ग्राफ ड्रॉ करने मैंने सिखाया है, ग्राफीय विधि से हल भी निकालने सिखाया है। ठीक ना, ग्राफीय विधि से हल आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है, उसको पहले बीजगणितीय रूप में लिखना है, और बीजगणितीय रूप में लिखने के बाद फिर उसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो 3 ही केस बनेगा, या तो कट करेगा, या तो समानांतर होगा, या तो संपाती होगा। ठीक ना, जिस तरह का केस रहेगा आप उसका आधार पर उसका हल निकाल लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि A1 पहले लाइन से, A2 दूसरे लाइन से लिया है, B1 इससे पहले से, B2 दूसरे से, C1 पहले से, C2
दूसरे से लिया, ठीक ना। तो तुलना करना है और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक ना। ये क्या होगा, नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक। जैसे इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा। जो समीकरण उसमें दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक ना। दूसरा दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक। तुलना करेंगे अगर व्यापक रूप से तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, a1 इक्वल टू 5, b1 कितना है -4 है, c1 कितना है 8 है। यहाँ से a2 क्या है 7 है, b2 क्या है 6 है और c2 क्या है -9 है। लेते हैं, क्या करना है हमको, चेक करना है रेशियो इसका क्या है, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2 क्या है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए a1 बटा में a2 निकाले हैं। तो a1 बटा में a2 यानी कि 5 बटा में 7 आएगा। b1 बटा में b2 निकालिए, b1 कितना है 4 -4 है और b2 कितना है 6 है यानी कि 6 आएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी कि -2 बटा में 3 आएगा, ठीक। अब हम यहीं पे देख रहे हैं कि c1 बटा में c2 भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c1 बटा में c2 भी निकाल लीजिए। c1 बटा में c2 यानी कि 8 बटा में -9 यार। अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस कंडीशन में a1 बटा में a2 है नॉट इक्वल टू है b1 बटा में b2 के। देख लीजिए तो ये कितना था, a1 बटा में a2 आपका 5 बटा में 7 है और ये कितना है -2 बटा में 3 है। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो सबसे जो पहला केस बना था हमारा यहाँ पर वह केस हो जाएगा, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण का अद्वितीय अर्थात एक हल होगा। इस तरह से आप इसको बना दीजिएगा, ठीक। वेरी गुड, आप लोग तेज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आज ये प्रश्नावली आप लोग खत्म कर कर शाम तक हमको भेज दीजिएगा। अगला है कि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत या असंगत। संगत कहने का मतलब समीकरण का हल होगा, असंगत कहने का मतलब समीकरण का हल नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, संगत का मतलब हल होगा, ठीक ना। संगत मतलब हल होगा और असंगत मतलब क्या होगा, हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म असंगत हैं, संगत और असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें और नहीं है तो मत करें, ठीक। पहले आप चेक कर लीजिएगा फिर उसके बाद हल कर लीजिएगा। फिर ये पांचवा क्वेश्चन, एक आयताकार बाग, तो आप इसका पहले क्या कीजिएगा, जो भी पहले बीजगणितीय रूप में इसको ले जाइएगा, फॉर्मेट तैयार कीजिएगा और बीजगणितीय रूप में ले जाने के बाद चेक कीजिएगा कि इसका हल पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद इसका हल निकाल दीजिएगा। बाग की बीमारी ज्ञात करनी है तो आपको हल निकालना पड़ेगा। फिर है आपको 6 नंबर में प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अच्छा इसमें कोई बात नहीं है, इसके बाद आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। आपको समीकरण बनाना है, आपको टीचर बनना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देना है, ये तो आसान है। और फिर है 7 नंबर क्वेश्चन में कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। इन सारे क्वेश्चन का आप करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आपको जैसा कमेंट आप करेंगे इस वीडियो पर, उसके आधार पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।